जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स में समांतर श्रेणियां, जिसको अंग्रेजी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इसको शॉर्टकट में एपी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि एपी का पूरा नाम होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी का जो ये वीडियो होगा मेरा, ये बेसिक वीडियो होगा। इसमें मतलब समांतर श्रेणी से संबंधित जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं, सारा कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। तो श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, प्रथम पद इसमें क्या होता है, सार्वधातर क्या कहलाता है, इसमें किस तरह के सवालें आती हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर यहाँ पे बात करते हैं समांतर श्रेणियाँ। स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि श्रेणी किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सीरीज बोलते हैं। देखिए, श्रेणी के अगर हम और नामों की बात करें तो इसमें हम श्रेणी को कतार नाम, क्रम, श्रृंखला, लाइन या कड़ी, इतने नामों से इसको हम और जान सकते हैं। तो देखिए, सीधा सीधा यहाँ पे जो कतार कतार आपने सुना होगा शब्द कि लोग कहते हैं ना, कतार से खड़े हो जाइए। कतार का मतलब एक सीधे क्रम से खड़े हो जाइए, कुछ इस तरह से शब्द आपने सुना होगा। तो अगर हम किसी भी संख्या को ऐसे क्रम से रख दें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 5, 7, 9, कुछ इस तरह से 11, 17, ऐसे हमने क्या किया, संख्याओं को क्रम से लिख दिया। तो इन्हीं संख्याओं को जो हमने क्रम से लिख दिया ना, इसी को दरअसल हम लोग कहते हैं श्रेणी। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें समझ में आ रही होगी श्रेणी क्या है। तो श्रेणी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, कोई ज़रूरी नहीं संख्या, आप किसी भी वस्तु को अगर ऐसे क्रम बाई क्रम रख देते हैं एक श्रृंखला बनाकर, तो वही आपकी जो श्रृंखला है वही दरअसल आपकी श्रेणी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो श्रेणी होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमित श्रेणी और एक होती है अपरिमित श्रेणी। देखिए, परिमित का मतलब होता है फाइनाइट और अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट, या फिर इसको एक शब्द और समझ सकते हैं। परिमित का मतलब होता है लिमिटेड और अपरिमित का मतलब होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का अर्थ होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, और लिमिटेड का अर्थ होता है जिसकी कोई लिमिट हो, यानी जिसकी कोई सीमा निर्धारित हो। तो यहाँ पे बात करते हैं परिमित श्रेणी क्या है और अपरिमित श्रेणी क्या है। जैसे मान लीजिए हमने किसी भी संख्या को क्रम से लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1, 3, 4, 5, 7, 9, ऐसे। तो हमने आगे बढ़ाया, 9 के बाद हमने लिखा 11, उसके बाद लिखा मान लो 12। हमने क्या किया, लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ा। उसी तरह हमने लिखा 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 और ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, आगे कंटिन्यू क्या कर रहा है, ऐसे बढ़ते चले जा रहा है। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि एक लिमिट थी कि 12 के बाद अब संख्या आगे बढ़ी ही नहीं, तो ये लिमिट हो गई, इसकी फिक्स हो गई कि इससे आगे नहीं बढ़ाइए। तो ये आपकी हो जाएगी परिमित श्रेणी, यानी इसकी लिमिट हो गई कि इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ा। जो अगली दूसरी श्रेणी है आपकी, इसमें देखिए क्या है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, 12 के आगे से डॉट डॉट आगे चलता चला जा रहा है। तो इस तरह की श्रेणी को हम लोग कहते हैं अपरिमित श्रेणी। तो अपरिमित का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड ऐसे कंटिन्यूस से चलता चला जाए, वही आपकी होती अपरिमित श्रेणी। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको इजीली तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा मेन मुद्दा है उसको समझना है कि वाकई में समांतर श्रेणी क्या होती। हालांकि अभी तो मैंने श्रेणी के बारे में चर्चा किया, कितने प्रकार की होती है उनके बारे में चर्चा किया। अब हमको समझना है कि समांतर श्रेणी वास्तव में क्या है। तो दरअसल समांतर श्रेणी एक प्रकार की श्रेणी ही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जितनी भी जो संख्याएँ क्रम से लिखी हैं वो सभी समान अंतर में होंगी, यानी उनके बीच का जो फासला होगा, मतलब पास में स्थित दो संख्याओं के बीच का जो फासला होगा वो फासला सेम होगा। तो ऐसे श्रेणी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे एग्जांपल में बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे हमने दो श्रेणियों को लिख रखा है। मान लीजिए ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो हमने दो श्रेणियों को लिखा। इसमें से देखा कि जैसे 1 और 3 इनके बीच का जो फासला है वो 2 का है, 3 और 4 इनके बीच का फासला 1 का है, 4 और 5 इनके बीच का फासला 1 का है, और 5 और 7 इनके बीच का फासला 2 का है। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि इनके बीच का 2 का फासला, इनके बीच का 1, इनके बीच का 1 और इनके बीच का 2, उसी तरह 2, फिर ऐसे 2, 1 का चल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इनके बीच का जो फासला है वो समान नहीं है, यानी असमान है, अलग अलग है। तो इसको हम समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते। हम समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे आगे बढ़ा दिया हमने। तो ये जो हमने लिखा है ना, दरअसल ये आपका समांतर श्रेणी है। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें 1 और 3 के बीच का फासला 2 का, इनके बीच का फासला 2 का, यानी आप ऐसे देखते चले जाएंगे तो प्रत्येक का फासला 2 का ही है।
तो इस तरह की श्रेणियों को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और हम लोग इस पाठ में हम लोग ऐसी श्रेणियों के बारे में ही चर्चा करेंगे जो समांतर होंगी, अर्थात जो समान अंतर में लिखी होंगी, उन्हीं श्रेणियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जैसे प्रथम पद क्या है और सार्वांतर क्या चीज़ होता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए प्रथम पद, दरअसल प्रथम पद को पहला नंबर तो ए से प्रदर्शित करते हैं, और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि यानी समांतर श्रेणी की शुरुआत जिस संख्या से, यानी जहाँ से होती है या जिस संख्या से स्टार्ट होती है, दरअसल वही संख्या आपका प्रथम पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 से, हालांकि इसमें भी 1 से स्टार्ट हो, अगर मान लीजिए कोई श्रेणी ऐसी है जो 5 से स्टार्ट हो रही है और 5-5 के फासला में चल रही हो, तो यहाँ पे जो ये प्रथम पद हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। तो सीधा सीधा समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है, तो जिस संख्या से श्रेणी की शुरुआत होती है, दरअसल उसी संख्या को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला नंबर समझते हैं सार्वांतर क्या होता है, जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। तो हालांकि डी का मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो सार्वांतर का अर्थ होता है कि समांतर श्रेणी में स्थित, पास में स्थित किन्हीं दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वही आपका सार्वांतर होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, हमने देखा 5 और 10, तो इनके बीच का जो अंतर है 5 का है। उसी तरह 15 और 10, इनके बीच का जो अंतर है वो भी 5 का है। तो कहने का मतलब समांतर श्रेणी में पास में स्थित किन्हीं दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वही आपका सार्वांतर होता है, और सार्वांतर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और समांतर श्रेणी में सार्वांतर निकालने का जो तरीका होता है वो हमेशा, मतलब जैसे आप या तो दूसरे पद में से, यानी टी मतलब यहाँ पर टर्म है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकाल सकते हैं, या फिर तीसरे को दूसरे में से घटा के निकाल सकते हैं, या फिर चौथे को तीसरे में से निकाल सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपने किसी को लिया तो उसके पहले जो आता है उसको घटाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने दूसरा लिया तो इससे पहले पहला आता है, तो उससे घटा के इसका सार्वांतर निकालेंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए हमने तीसरा पद ले लिया तो तीसरा पद में से हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे पद को घटा के सार्वांतर निकालना है। अगर मान लीजिए हमने चौथा पद ले लिया तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटा के हमें सार्वांतर निकालना पड़ता है। तो सार्वांतर निकालने का तरीका ये होता है। और ध्यान देना है कि जो सार्वांतर होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों कंडीशनों में ये हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसमें कि किस तरह के प्रश्न किए जाते हैं इसमें, तो हालांकि इसमें मैंने कुछ जिस तरह के लगभग 4 तरह के प्रश्न कक्षा 10 में आप पढ़ने वाले हैं, तो इसमें देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें सीधा सीधा आपसे श्रेणी दे दिया जाएगा और उसमें आपसे प्रथम पद और सार्वांतर निकालने के लिए कहेगा। आप पहले एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो उसमें आपको श्रेणी दी जाएगी और उसमें आपको प्रथम पद और सार्वांतर के लिए बोला जाएगा। तो प्रथम पद आराम से निकल जाता है और सार्वांतर भी आराम ही से निकल जाएगा। फिर अगला नंबर आता है श्रेणी के यनवा पद ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। जैसे मान लीजिए यनवा पद का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1, 5, 9, 13 ऐसे आगे बढ़ते हुए क्रम से लिखा गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक में जो है 4-4 का अंतर चल रहा है। तो ऐसे मान लीजिए ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो हमसे कहा जाए कि इसका 25वां पद कौन होगा। 25वां पद का मतलब 25वें नंबर पे कौन आएगा। तो उस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं श्रेणी के यनवा पद। और श्रेणी के यनवा पद का जो फार्मूला होता है, कुछ किताबों में TN लिखा है और कुछ किताबों में AN लिखा है। तो हालांकि दोनों आपको पता होना चाहिए। तो TN या AN, इसका सूत्र होता है A + n-1 × D। और यहाँ पे A की बात करें तो A मतलब प्रथम पद होता है और TN AN का मतलब यनवा पद है। N माने पदों की संख्या, D माने सार्वांतर है। तो जब सवाल में आपसे ऐसे श्रेणी दे के पूछ लेगी कि 22वां पद बताइए, 100वां पद बताइए, 12वां पद बताइए, 50वां पद बताइए, इस तरह के प्रश्न अगर आपसे जब करेगा तो वहाँ पे समांतर श्रेणी के यनवा पद का सूत्र लगेगा और यनवा पद का सूत्र ये होता है, ठीक है। अगला नंबर आपसे इसमें इस तरह के भी प्रश्न करेगा। इसमें पूछेगा कि कौन सा पद यक्ष होगा, यानी जैसे आपको कुछ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे श्रेणी दी गई 1, 5, 9, 13 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में लिख देगा कि कौन सा पद, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे लिख देगा कौन सा पद 118 होगा, सपोज दैट ऐसे। तो कहने का मतलब इसमें ऐसे प्रश्न करेगा, ऐसे लिखेगा और लास्ट में पूछेगा कौन सा पद 118 होगा, अर्थात इसमें आपसे पदों की संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी यहाँ पे पूछा जाएगा। और इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो सूत्र है वो है L = A + n-1 × D। ये प्रश्न जब सवाल में ऐसे कहेगा कौन सा पद ये होगा, कौन सा पद वो होगा,
तो उस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ये फार्मूला है। और यहाँ से एन पद यानी एन का मान बताना होता है, जो लास्ट में दिया रहेगा वही आपका एल का मान होता है, बाकी जो स्टार्टिंग में दिया होगा वो आपका ए होगा। और यहाँ पर डी तो हम आराम से निकाल लेंगे, तो दूसरे में पहले को घटाकर या तीसरे को दूसरे में घटाकर। और अगला अगर हम बात करें, इसमें जो प्रश्न किया जाता है वो किया जाता है एन पदों के योग से। एन पदों का योग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह की श्रेणी दी गई है, जैसे मान लीजिए हमें फिर से लिख देते हैं 1, 5, 9, 13 ऐसे आगे है और डॉट डॉट इस तरह लिखा है। और इसमें आपसे कह दिया कि इसके 12 पदों का योग बताइए। 12 पदों का योग अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जैसे अगर ये यहाँ पे 4-4 के अंतर में आप लिखेंगे और ऐसे 12 लोगों को लिखिए, तो कह रहा है कि उनको जोड़कर बताइए कितना आएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इस तरह के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका होता है वो होता है, तरीका नहीं, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है SN बराबर n/2, उसके बाद होता है 2a + n-1 × d। ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों के योग ज्ञात करने का। और यहाँ पे SN की बात करें तो ये n पदों का योग होता है, n मतलब पदों की संख्या, 2a a जो होता है वो आपका प्रथम पद होता है और d आपका जो होता है वो सार्वधातर होता है। अगर मान लीजिए कुछ सवालों में अंतिम पद दिया है और आपसे पदों की संख्या की बात मतलब पदों का योग की बात कर रहा है, तो उसके लिए फार्मूला होता है SN बराबर n/2 और यहाँ होता है a + l। यानी अगर आपसे प्रश्न में अंतिम पद दे रखा है और पदों का योग पूछना चाहता है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे समांतर श्रेणी को, जैसे जो समांतर श्रेणी होती है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपको समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वधातर दिया गया है तो आप उसकी श्रेणी इजीली तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको जैसे मान लीजिए प्रथम पद और सार्वधातर दिया गया है और आपसे प्रश्न कर रहा है कि इसका श्रेणी बनाइए, तो प्रथम पद को आप पहले लिख देंगे, उसके बाद दूसरा पद जब लिखेंगे तो उसमें से आपको क्या करना है, सार्वधातर जोड़ते रहना है। जैसे दूसरा पद में आप सार्वधातर जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जब तीसरा पद आप लिखेंगे तो उसमें सार्वधातर का दो का गुणा करके तब जोड़ देंगे प्रथम पद में। अगर आप इसी तरह चौथा पद लिखना चाहते हैं तो सार्वधातर में 3 का गुणा करके उसमें प्रथम पद में जोड़ना है। तो जो समांतर श्रेणी होती है उसको इस तरह से भी लिखा जाता है। जैसे भी आप आगे जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहाँ पे जब प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिखा जाएगा। जो समांतर श्रेणी होती है उसको a + d, a + 2d, a + 3d। अगर आपके मन में प्रश्न हो रहा हो कि ये कैसे आया है, तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ। तो समांतर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a + n-1 × d। तो अगर हम बात करें कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद में आप क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे एक ही पद है तो यहाँ पे पदों की संख्या 1 हो जाएगी, तो यहाँ T1 बराबर हो जाएगा आपका, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T1, इसको T2, इसको T3 और इसको T4 ऐसे आगे कंटिन्यू। तो आप यहाँ पे T1 बराबर लिख सकते हैं a + n का मान एक ही पद है तो 1 रखेंगे, फिर 1-1 × d। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा इसमें। तो सीधा T1 बराबर आपका a, यानी प्रथम पद a ही हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें दूसरे पद की तो T2 बराबर हो जाएगा a + n का मान 2 रखेंगे -1 × d। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा d में करेंगे तो d रहेगा। तो दूसरा पद जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा a + d। उसी तरह अगर हम तीसरे पद की बात करें तो तीसरे पद में आप क्या लिखेंगे, T3 बराबर a + 3 -1 × d। तो यहाँ पे a + 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा d। तो इसी तरह देखिए आपको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बताया था और वही चीज़ यहाँ पे आ भी रहा है। तो उम्मीद करूँगा आज के इस वीडियो में मैंने बात किया जो समांतर श्रेणियाँ हैं, यानी समांतर श्रेणी जो है उसके बेसिक पे बात किया, बेसिक्स चीज़ें जो होती हैं उनको चर्चा किया हमने, ताकि आपको जो एक्सरसाइज़ है वो उसमें दिक्कत ना बताए। होता क्या है कि हम लोग एक्सरसाइज में पहुंच जाते हैं और प्रश्नों को पढ़ते हैं तो उतना अच्छे से हम लोग को वो चीज़ें समझ में नहीं आती जब तक हमारा बेसिक उसका क्लियर नहीं होता है। तो पहला प्रयास आप ये किया करें कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले उसके बेसिक को आप समझिए। अगर बेसिक को आप समझे रहते हैं तब प्रश्नावली को पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान लगती है वो प्रश्नावली आपको। और होता क्या है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि प्रश्नावली पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं और बेसिक को जानते ही नहीं है, तो फिर वो उनको टॉपिक बहुत ही हार्ड लगता है, फिर कहते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही कठिन है। एक्चुअली में कोई टॉपिक कठिन वगैरह नहीं होता है, सब डिपेंड करता है उसका बेसिक आप कितना जानते हो। जितना आप बेसिक उसका जानते हो उतना वो आसान है, और बेसिक आप उसका नहीं जानते हैं तो आपके लिए वही चीज़ वो कठिन बन जाती है।
तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सारी बातें हमारी आपको समझ में आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।